दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंकराचार्य निश्चलानंद के उन गंभीर आरोपों की जो राम मंदिर को लेकर डायरेक्ट योगी और मोदी पर लगाए गए हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री और नेताओं को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए गलत बताया है। उनका आरोप है कि चुनाव के लिए अयोध्या में यह आयोजन किया जा रहा है क्योंकि अभी मंदिर का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ है और पूरा होने में 1.5 साल का समय और लगेगा। यह भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। और भी बहुत सारे गंभीर आरोप शंकराचार्य की तरफ से लगाए गए हैं। इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि चुनाव के ठीक पहले आखिर ईडी की कार्रवाई विपक्षी दलों पर क्यों बढ़ जाती है और जैसे ही कोई भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तुरंत उसे क्लीन चिट भी मिल जाता है। उसके बाद जानेंगे कि मोदी सरकार के दौर में किस प्रकार ईडी 95% कार्रवाई केवल विपक्षियों पर क्यों कर रही है। आखिर सरकार का मंशा क्या है। मामला बहुत गंभीर है। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शंकराचार्य निश्चलानंद के आरोपों की। दोस्तों, शंकराचार्य ने कहा है कि इतने साल बाद रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि बरसों से उलझा हुआ काम संभल रहा है, लेकिन शंकराचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर का काम शास्त्रीय विधि या हिंदू धार्मिक अनुष्ठान परंपरा से नहीं हो रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंदिर का पूरी तरह निर्माण होने में अभी 1.5 वर्ष और लगेंगे, लेकिन इस अधूरे मंदिर का लोकार्पण करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों है। आगे उन्होंने कहा कि आप समझ ही सकते हैं यह सारा खेल चुनाव का है। शंकराचार्य ने योगी और मोदी पर आरोप लगाया कि यह लोग केवल भौतिकवादी हैं और अपने भौतिक सुख के लिए केवल वर्तमान देख रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए यह उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान की नींव डाल रहे हैं, जिसमें अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी भी होगा और अयोध्या में 5 एकड़ भूमि में विश्व स्तर की भव्य मस्जिद बनने का काम भी होगा। क्या शंकराचार्य का इशारा नेताओं द्वारा सांप्रदायिक और धार्मिक कट्टरता की तरफ देश को बढ़ाने को लेकर तो नहीं है? क्या उनका मानना है कि देश के नेता राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में देश में विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं? क्योंकि शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि नेताओं ने जनता को पहले श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के रूप में बांटा, फिर सवर्ण और असवर्ण में बांट दिया और अब आदिवासी और आगंतुक में बांट रहे हैं। शंकराचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि देश के नेता जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता पर बैठते हैं, क्योंकि भाजपा के शासन में भी हिंदुओं को ईसाई बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। सवाल यह है कि क्या मंदिर निर्माण और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा साधु संतों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगी नेताओं तथा बीजेपी का प्रचार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ही किया जा रहा है? क्योंकि शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान में संतों का काम है, वहां नेता क्या करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान में सर्वश्रेय प्रधानमंत्री को ही दे दिया जा रहा है? और अगर दिया जा रहा है तो क्या शंकराचार्य की बात सही नहीं है कि यह आयोजन केवल चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया है? प्राण प्रतिष्ठा तो पूरी तरह मंदिर निर्मित हो जाने के बाद भी किया जा सकता था। और आपको बता दें कि इस समय मंदिर का काम अधूरा होने के कारण वहां के श्रमिक डबल ड्यूटी कर रहे हैं और एल&टी कंपनी के पर्यवेक्षक जीनू प्रसाद ने कहा है कि हमें 24 घंटे काम करने के लिए कहा गया है ताकि मंदिर निर्माण का कार्य 15 जनवरी तक पूरा हो सके, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया गया है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं ईडी के कार्रवाइयों पर। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव के दौरान ईडी ने ताबड़तोड़ विपक्षियों पर कार्रवाई की और अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आने पर विपक्षी गठबंधन के ऐसे दल जो मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, उन पर भी ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। दोस्तों, देश में यदि भ्रष्टाचार है तो उसे पूरी तरह समाप्त करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक नजर हम ईडी की कार्रवाई की तुलना कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार से करें तो हम देखते हैं कि 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ईडी ने 26 नेताओं से पूछताछ की, जिनमें 54% यानी 14 नेता विपक्ष के थे। लेकिन वर्तमान के मोदी सरकार में 2014 से 2022 के बीच में हम देखते हैं कि ईडी के निशाने पर करीब 95% यानी 115 नेता विपक्ष से थे।
सवाल है कि यदि मोदी सरकार वास्तव में देश हित में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त करना ही चाहती है, जैसा कि वह हमेशा बोलती है, तो जिन विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी और वे सभी भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल हो गए, तो उन पर ईडी और सीबीआई की जांच क्यों बंद कर दी गई? दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि हेमंत बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम आया। हेमंत बिश्व शर्मा के चैनल न्यूज लाइव पर सीबीआई की छापेमारी हुई और नवंबर 2014 में सीबीआई घंटों तक उनसे पूछताछ की। लेकिन जैसे ही अगस्त 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आज तक सीबीआई द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं गया। इसी तरह शुभेंदु तिवारी जब ममता सरकार में थे तो नारदा स्टिंग के तहत कई नेताओं के साथ कैमरे पर रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन 2021 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही ईडी ने चार्जशीट से उनका नाम ही हटा दिया, जबकि बाकी बचे टीएमसी के 4 अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह अजीत पवार और उनके रिश्तेदारों के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी की और ईडी ने चीनी मिल भ्रष्टाचार, विदर्भ सिंचाई घोटाला, सहकारी बैंक घोटाले को लेकर शिकंजा कसना शुरू किया। लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने बीजेपी ज्वाइन किया, मोदी सरकार ने न केवल उनके ऊपर से सभी जांच हटा दिए, बल्कि उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। इसी तरह छगन भुजबल पर जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार को लेकर शिकंजा कसी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आ गए उन्हें भ्रष्टाचार से बरी कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह के नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जिनके ऊपर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सभी जांच रोक दी गई। इनमें नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, भावना गिली, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाईक, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे जैसे कई नाम हैं जो एक समय मोदी सरकार के जांच एजेंसियों के निशाने पर थे। मगर इन सभी नामों में एक बात कॉमन है कि अब ये सभी लोग बीजेपी के साथ हैं और मोदी सरकार की सभी जांच एजेंसियां इनके ऊपर हो रहे सभी जांचों को ठंडे बस्ते में डाल दी है। दोस्तों, देश की जनता का यह मूल अधिकार है कि उसको भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, लेकिन मोदी सरकार की जांच एजेंसियों की एक पक्षीय कार्यवाही क्या भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे पाएंगी? जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी के ही शरण में जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार की सभी एजेंसियां विपक्षी नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त शासन चाहती है? और यदि विपक्ष मुक्त शासन करना चाहती है तो इसका मतलब आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होंगे। और यदि ऐसा हुआ तो क्या यह मान लेना चाहिए कि मोदी सरकार लोकतंत्र को समाप्त करके पूरी तरह तानाशाही शासन चलाने की दिशा में चल पड़ी है? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।